नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़ेंगे, स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश एकदम लाल शर्ट पहने हुए हैं, ये क्या इस वीकली साइकिल में जो कमजोर बाजार का प्रदर्शन था उसके चलते, या कोई और रीजन है, या वैलेंटाइंस का रब ऑफ अभी तक चल रहा है? सर होली आ रही है। अरे राजेश सर, होली खेलने वाली कौन से दिन है? बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन बुधवार को ही है शायद। बुधवार मतलब 8 तारीख हो गई। हमें भी सब बता रहे हैं 8 तारीख को है। छुट्टी 7 तारीख की है। राजेश सर, फिर क्या ऑफिस जाओगे कि नहीं, छुट्टी ले रहे हो आप? सर ऑफिस खुला होगा तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे, अभी तो कहना मुश्किल है। ये कंफ्यूजन हो रहा है। अभी सब जुड़ेंगे तो सबसे पूछता हूँ, मैं क्लैरिटी नहीं है। कैलेंडर अभी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहब जो थे वो लेके आए कैलेंडर, वो दिखा रहे कैलेंडर में बकायदा कि ट्यूसडे की ही होली है, लेकिन कंफ्यूजन है कि 8 तारीख को खेलने वाली होली है शायद। खैर, ये कंफ्यूजन आप लोग को क्लैरिटी आ गई तो आप लोग प्लीज ट्वीट करके बताइएगा मुझे। लाइए पहले स्क्रीन पे हमारे रीच आउट करने के तमाम तरीके। हमसे रीच आउट करिए। टोल फ्री नंबर होगा स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर होगा, ट्विटर आईडी होगी। ट्विटर क्योंकि मैं खुद ही देख लेता हूं तो इजी रहता है मेरे लिए। जहां आपका मन करे क्वेरी भेजिए, टीम कॉन्स्टेंटली चेक करती रहती हैं। बस अगर नाम कंफ्यूजन है जिस अकाउंट से भेज रहे हैं तो प्लीज अपना नाम मेंशन करिएगा। जब महिलाओं का नाम दिखता है तब हमारी टीम शो के लिए रीच आउट कर पाती है, क्योंकि बेसिक आइडिया तो आप जानते हो, सास बहू और सेंसेक्स तो लेडीज की क्वेरी सॉल्व करने का एक तरीका। लाइए भाई स्क्रीन पे आज का भारतीय बाजार। आज है मंथली एक्सपायरी, फरवरी वायदा की एक्सपायरी का दिन, और शुरुआत में तो लगा फिर गए। ये जो गए थे शुरुआत में, दबाव आया था, ये हमें ले गया था 455 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। कल की क्लोज से 100 पॉइंट का दबाव था। उस 100 पॉइंट के दबाव से हम उभर तो चुके हैं, लेकिन एकदम कल की फ्लैट लाइन के आसपास, कल की क्लोजिंग के आसपास दरअसल इस समय भारतीय बाजारों में हो रहा है कामकाज। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हम अंडर परफॉर्म इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स तो उभर गए। आज सुबह ही मैं मेंशन कर रहा था कि वो तेजी में 1/4 से 3/4 या 1% के उछाल के साथ यूएस के अब तमाम बेंचमार्क्स ट्रेड कर रहे हैं, पर अब तक हमने कोई मीनिंगफुल उस लिहाज से मूव नहीं दिखाया। पहले डिप आ गया था, उसके बाद रिकवरी का ट्रेड हुआ है, और इस समय एकदम बड़े इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड हैं हम आज की मंथली एक्सपायरी के लिए। देखते हैं अब सेकेंड हाफ कैसा पैन आउट होता है, और अब मुझे लगता है 130 या 230 फैक्टर आज ब्यूटीफुली वर्क करने वाला है। किस तरफ, एनीबॉडीज गेस, लेकिन यह है 750 पर खड़ा हुआ कल की क्लोजिंग पर निफ्टी। कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स गजब करे हुए हैं। राजेश सर आए हुए और मैं भी ऐसे ही देख रहा था सारे एफएमसीजी पैक। आज सुबह याद होगा आपको, टॉप कॉल में जो बाय साइड के आइडियाज थे सब एफएमसीजी के आइडियाज थे, और एफएमसीजी इंडेक्स 1% मजबूत। कल आईटीसी इकलौता मीनिंगफुल स्टॉक था कमजोरी में जो खड़ा हुआ था, 0.5% मजबूत था, और आज जरा लेकर आई आईटीसी को, ये देखिए 2.5% की ऑलमोस्ट मजबूती के साथ 390 प्लस। राजेश सर के कमेंट्स इस पर रिजर्व रखता हूं। अगले 12 महीने का प्राइस टारगेट रेडी रखिएगा राजेश सर, आऊंगा उस पर आपसे बातचीत करने। लेकिन पहले सास बहू सेंसेक्स में जो आज जुड़ रहे हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हमें दिल्ली जाना है, हमें पश्चिम बंगाल के रायगंज जाना है, और हमें मुंबई आना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं, दीक्षा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीक्षा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो। दीक्षा मैम, कितना समय होगा शेयर बाजार से में जुड़े हुए, कैसी रही जर्नी आपकी? मुझे 2 साल हुए हैं अभी। ज्यादा टाइम पहले से तो स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ मैं सीख रही हूँ, और काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छा रहा है, अर्निंग्स भी सीख काफी रहे अच्छी हो, रही। सीखते सीखते अच्छा रहा है तो बहुत ही अच्छी खबर। जब सीख जाओगे तो कमाल कर दोगे आप। दीक्षा मैम, पहली क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? अच्छा, मैंने फ्यूजन आईपीओ भी कुछ दिन पहले अप्लाई किया था, और मुझे अलॉटमेंट मिली थी। सो मैंने फ्यूजन के 20 शेयर्स तो सेल कर दिए थे, बिकॉज मार्केट उस टाइम पे थोड़ा अच्छा प्रिडिक्शन नहीं था इसका पॉजिटिव जाने का। बट मैंने 20 शेयर्स रखे हुए हैं, और मैं वो वेट कर रही हूँ कि अभी मैं सेल करूँ या फिर शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ में लिया था, तो 368 होगा एक्विजिशन प्राइस, है ना? यस। हाँ, तो ये तो बढ़िया कर गया। 368 वाला अभी भी 400 के आसपास खड़ा हुआ है। या इट्स 401।
हाँ, और मुझे याद पड़ता है जब इसके मैनेजमेंट से या जिसको जब जिस समय ये आईपीओ कवर कर रहा था, तो लार्जली वो राजेश सर माइक्रो फाइनेंस वो बीमारू स्टेज जो बेल्ट कहते हैं उसमें दबदबा तगड़ा था इनका। कैसा खड़ा नजर आता है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस मार्केट्स की इस वोलेटिलिटी के बीच में। मैं उस आईपीओ में अभी भी पैसा बना ही रहे हैं, पैसा बन ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करने वाला स्टॉक है जो इस तरह के प्रेशर में भी डटा खड़ा हुआ है, या मुनाफा बांधना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके कि जैसा आपने कहा बीमारू क्षेत्र में है, लेकिन बावजूद उसके नंबर्स ठीक ठाक आए थे, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ इन्हें कम से कम 430-440 के लिए बने रहना चाहिए, और 430-440 जब आता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें। तो होल्ड करना। अच्छा, बीमारू से मेरा मतलब वो बिहार, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, वो बेल्ट जो थी उसको कहा जाता था। पर ये बेसिकली उन स्टेट्स में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पकड़ है, सबसे ज्यादा वहां से मोबिलाइजेशन है इसका, इसीलिए वो कहा जाता है उस पॉकेट में फोकस। लेकिन बढ़िया रहा है, आप होल्ड करिए फॉर द टाइम बीइंग मैम। अगली क्वेरी के लिए लौटता हूं आपके पास। पश्चिम बंगाल के रायगंज से सुधा मैम स्क्रीन पे। सुधा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। हाँ, ये राजेश सर, रायगंज कितनी दूर है कोलकाता से? मेरे ख्याल से 10-11 घंटे की जर्नी है सर। तो दूर है मामला। सुधा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? हाँ सर। कितने साल हो गए शेयर बाजार में, कितना समय हो गया? सर मेरे को तो काफी साल हो गए, 8-10 साल हो गए करते हुए, अरे मगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया अभी तक। क्यों? सर अभी आपसे सीएनबी से थोड़ा सा सुन के थोड़ा बहुत अभी इन्वेस्ट ज्यादा करना शुरू किया है। तो आपने 14 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं सीएनबीसी को सुना? हाँ सर, सुनते थे मगर करते नहीं थे इन्वेस्ट आपका। अच्छा, तो फिर कैसे करते हो मैम? 10 साल से हो, पैसा नहीं कमाया, फिर भी डटे हो, ये अच्छी बात है। पर आपका अप्रोच क्या है? खुद ने 10 साल में कुछ पढ़ना शुरू करा, समझे, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ परखते हो स्टॉक्स को? हाँ, थोड़ा बहुत अब सब थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉलो करते हैं। अब किसी दूसरे की राय नहीं लेते हैं, आपकी राय लेते हैं और खुद की राय लेते हैं। नहीं तो अच्छा, जब भी राय देते हो, आई एम श्योर टेक्निकल ज्यादा राय देते हैं चैनल पे, और आप स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो ना सब? हाँ सर, थोड़ा कम लगाते हैं। थोड़ा कम मतलब कुछ में लगाते हो, कुछ में नहीं लगाते? नहीं। नहीं, फिर फॉलो करना है अगर, तो फिर एक्सपर्ट्स को अगर फॉलो करना है, अपनी खुद की स्टडी नहीं करनी, तो जो कह रहे हैं प्रिसाइसली वैसे ही एक्ट करना है मैम हमको। हाँ सर, इसीलिए तो आज आप लोगों को फॉलो करते हैं। सुधा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है सर। हाँ, 4150 रुपया में 25 शेयर है। और लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए लिया था, तो इसको सर एवरेज करें क्या? बहुत गिर गया है। बात सही है, बात सही है। और ये चमकता सितारा था शेयर बाजार का उस समय का जब आपने लिया था, है ना? सब इसी की बात करते थे, राज्य था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का। पर राजेश सर, ये राज्य जितने थे शेयर बाजार के उस समय के, अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड था, अनजस्ट वैल्यूएशंस पे, और मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे, और अब कुछ साइंस ऑफ स्लो डाउन एविडेंट है इनके धंधों में भी। ऐसे में डिक्सन क्या एवरेज, पहले तो कंपनी कैसी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर मैं ऊपर फंस गया हूं तो क्या ये एवरेजिंग का समय आ गया डिक्सन को लेकर या नहीं? आशीष जी, मैंने पहले भी इसमें निकल जाने की सलाह दी हुई है, सास बहू में ही 1-2 बार, जहाँ तक मुझे याद आता है। अगर आप देखो तो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस कम करी, 12,000 करोड़ कर दी 15,000 के सामने। मोबाइल के जो बिजनेस है उसके शिपमेंट में स्लो डाउन आया है, और FY24 तक की भी अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो क्लियर नहीं है, जो कि उन्होंने कहा है मार्च में देगी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर कोई बहुत उछाल आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और नया पैसा तो डालना चाहिए। और जो वैल्यूएशन की बात करी ना, अभी आप समझो कि 4150-4200 के ऊपर के लेवल्स के इनके लिए हुए हैं, और आज 2600 के आसपास खड़ा है। उसके बावजूद अगर वैल्यूएशन देखें तो पी इस वक्त भी 68-70 की पी पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, तो इन्हें तो उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। उछाल में मतलब अब मुझे बहुत लॉस हो रहा है,
इन्हीं लेवल्स पे निकलूं, किन लेवल्स पे आपको क्या लग रहा है? बाउंस, उछाल मतलब कोई बाउंस आने वाला है या फिर वेट करना गलती हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि लास्ट कई महीनों से रेदर हफ्तों से भी ज़्यादा रेदर महीनों से बाज़ार एकदम स्टैग्नेंट कर रहा है, एक टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन के मोड में है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाज़ार में सुधार आता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको करीब 3000 के आसपास दिखेगा, 3032 वहाँ पे निकल जाएं, जो भी लॉस है वो ले लें। अरे बाप रे, लॉस अच्छा खासा होगा मैम। मैं एक काम करूंगा, राजेश सर से एक स्टॉक बढ़िया लूंगा, जाते जाते जब ये लॉस बुक करेंगे तो कौन से दिग्गज स्टॉक में पैसा लगाया जाए वो रुकिए, उसके लिए आप मुंबई से केतकी जोशी स्क्रीन पे। केतकी मैम गुड आफ्टरनून। केतकी मैम आपका पहला सवाल कौन सा मैम? बहुत हल्की आवाज आ रही है, लेकिन आपने शायद कहा काकटिया सीमेंट्स के 500 शेयर है ना? 395 दिखाइए इधर क्वेरी, 395 पे 500 शेयर काकटिया के, तो लख रखा है लंबे से। और ये तो साल के लोस के आसपास मेरे ख्याल से आके काकटिया खड़ा हुआ है, साल के लोस पे खड़ा है। ऑफ लेट घाटे कर रही है ये कंपनी, ऐसे में देख रहा था। पिछले साल 9 महीने में 24 रुपए का ईपीएस, इस साल के पहले 9 महीने में 6 रुपए का घाटा, नेगेटिव ईपीएस। इस तरह से तस्वीर बदल गई है इसकी। क्या करना है राजेश सर? काकटिया मेरे लिए हुए से तो ये कितने पे लिया इन्होंने? 400, आधे से ज्यादा उड़ चुका है राजेश सर, क्या करना है? देखिए निकल जाने की सलाह रह गया है। कंपनी के ऑपरेशंस बहुत छोटे हैं, 2,97,000 टन पर एनम की सीमेंट की कैपेसिटी है और 3200 टीसीडी शुगर की कैपेसिटी है। 150 करोड़ का सालाना रेवेन्यू है और बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट आते थे, वो भी इस बार 9 महीने में 4 करोड़ के आसपास का लॉस है। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई बढ़त बहुत जल्दबाजी में नज़र आएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्हें घाटा काट के किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लेना चाहिए। केतकी मैम ये दिक्कत वाला है क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा पैसा जा रहा है, पर फिर भी इस आधे को बचाने की ज़रूरत है, इसको हटा दें पोर्टफोलियो से। आपके लिए भी पिक जो है ना एक लेकर आता हूँ, एक अच्छी इज्जतदार बड़ी कंपनी। हम सब रिटेल को ना अगर अपने मन से करना भी है ना तो हमें निफ्टी 50, निफ्टी 100, इसके ज़्यादा बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए। अभी ये सब एक्सपर्ट्स का काम है। काकटिया जैसी कंपनी में अगर कोई वैल्यू नज़र आती है उसे निकालना पड़ेगा, उस पर फिर कन्विक्शन के साथ बैठना पड़ेगा। हम लोग गलत पड़ जाते हैं छोटे स्टॉक्स पे। दीक्षा मैम अगला सवाल कौन सा? मेरे पास अवंती फीड्स के कुछ शेयर है। अवंती फीड मैंने 7 जून 2021 में खरीदा था और अभी अवंती फीड मुझे माइनस की वैल्यूएशन दे रही है। सो जब मैंने खरीदा था उस वक्त 594 रुपीस की थी और अभी 373 की ही होगी। सो शुड आई होल्ड इट और शुड आई सेल इट? हमने क्यों लिया था इसको? लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं? वैसे क्यों लिया था हमने? मुझे एक कॉल मिली थी इसके लिए, इसलिए मैंने परचेस किया था लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें नहीं, ठीक है कॉल मिली होगी उस टाइम पे, सही भी होगा, लॉजिक बैठ रहे होंगे, पर चीजें परिस्थितियां बदली होंगी। हमें रिव्यू करते रहना चाहिए था। हमने बहुत साल वेट करा, कई महीने वेट करा और हमने कितना वैल्यू इरोड कर लिया। राजेश सर क्या करना चाहिए भाई? बहुत पिटा हुआ स्टॉक, श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर, जिसके लिए ओपनिंग अप से धंधा बहुत खुला पर मार्जिन्स पे बहुत तगड़ा प्रेशर, डेंट आया था लिटरली। क्या करना है दीक्षा को अब? देखिए आपने सही कहा, श्रिम्प फीड में है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, 6 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। उसके बाद अलावा श्रिम्प प्रोसेसिंग में भी है, थाईलैंड की कंपनी के साथ टाई अप है। अभी आप देखो तो इस तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, 58%, 55-56% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया था। और इस बार के बजट में भी एफएम साहिबा ने श्रिम्प और फिशरीज को 6000 करोड़ की एक एलोकेशन करी है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में नंबर्स और बेहतर आएंगे। जो बीच में मार्जिन्स में प्रेशर था वो सोयाबीन के प्राइसेस बढ़ गए थे, उस वजह से थे। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, नई एडिशन ना करें लेकिन बनी रहें।
मैम होल्ड करते हैं, इतने लॉस पे निकालना नहीं है। तो राजेश सर का बेसिकली कहना है काफ़ी कुछ का भाव में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहाँ से मार्जिन प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, सेंटर का सपोर्ट आ रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर, शायद दिन बदलेंगे, होपफुली हमारे लॉसेस रिड्यूस होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। सुधा मैम अगला सवाल कौन सा? सर मेरा इन्फो एज है सर, इन्फो एज लिया हुआ है सुधा मैम? हाँ इन्फो एज है सर, 10 शेयर, हाँ 5100 की खरीद है, 15 शेयर, सॉरी 15 शेयर है। बड़े बड़े स्टॉक लिए हैं आपने एकदम, 4000 हाँ, 5000 है ना? सर, ठीक है। अच्छा भी कंपनी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, समय बदल गया है न्यू एज कंपनीज टाइप, अभी इसके भी धंधे आर्म्स इन्वेस्टी कंपनीज तो वही न्यू एज ही कहेंगे। राजेश सर इन्फो एज भाई Naukri.com वाली गजब मोमेंटम पकड़ती थी रह रहे के, कन्विक्शन सबका था, कई लोग कहते थे न्यू एज में दाव लगाने से अच्छा है इन्फो एज के थ्रू दाव लगाओ, कोई जोमेटो पॉलिसी बाजार का एक्सपोजर मिलेगा, सब उल्टा पड़ गया है। अच्छा इनके साथ दिक्कत और है, इनके कोर धंधे का भी रेवेन्यू रन रेट ठंडा पड़ गया। मुझे याद है रिजल्ट का एनालिसिस हम कुछ ही दिन पहले कर रहे थे, 50% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम लास्ट 4 क्वार्टर्स का, इस बार रिड्यूस होके वो 50% से सीधे 30-35% के रन रेट पे अब आके खड़ी हो गई है। तो दिक्कत तो दिखने लगी है, स्लो डाउन एविडेंट है, ये खुद ही कह रहे थे आईटी में जब नौकरियां नहीं मिल रही तो इन्फोएज का मेन धंधा तो वही था। अब लेकिन है ऐसा स्टॉक जिसने बहुत कमा के दिया है लोगों को, इंतजार करें सुधा मैम इसको लेकर व्यू के। डिक्सन से तो आपने एग्जिट करा दिया, वो लॉस जेब में आ गया है, इसका क्या करना है? देखिए आपने सही कहा कि एक वक्त बहुत अच्छा था इनका, हाँ। Naukri.com जो वेबसाइट है उसमें अब देखो तो 80% ट्रैफिक शेयर वहीं पे है, और आईटी में जहाँ के इनका मेन धंधा आता है 36% के आसपास का रेवेन्यू, वहाँ स्लो डाउन और नौकरियाँ जा रही हैं लोगों की, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कतें तो हैं, मार्जिन्स पे भी प्रेशर है। और इसके अलावा जो इनके इन्वेस्टमेंट्स है जोमेटो पॉलिसी बाज़ार, वहाँ भी हमने देखा है किस तरीके की वैल्यूएशन इरोड होते हुई। इन सब के बीच में मैं समझता हूँ कि जो भी नेगेटिव्स थे इस वक्त डिस्काउंटेड हैं, और इस वक्त हमारा टारगेट इसमें 4200 रुपये का है आने वाले 6 महीने में, तो इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। अरे वाह, तो पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ये तो कंफर्म्ड है। 4200 के टारगेट्स हैं, इसको तो मैम सुधा मैम होल्ड करेंगे। अच्छा जब 4200 है 3400 पे खड़ा हुआ है, कुछ एवरेज करना है कि छोड़ देने का इस समय एवरेजिंग वाला मामला? देखिए इस वक्त जो इनकी होल्डिंग्स है ना जोमेटो पॉलिसी बाज़ार, उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, और लगातार हम देख रहे हैं वहाँ दबाव बना हुआ है। थोड़ी सी भी अगर आईटी सर्विसेज की तरफ से इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेहतर आने लग जाएं, तो वहाँ पे हमारी हो सकता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने, लेकिन इस वक्त कोई नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही नहीं है जब तक कि आईटी के क्षेत्र से कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिलता है। मैम सिर्फ होल्ड करेंगे इस समय, होपफुली 4200 के राजेश सर के टारगेट्स हैं, वो आपको शायद स्क्रीन पे देखने को मिले। चलिए इस नोट पर केतकी मैम, दीक्षा मैम, सुधा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरी इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। अरे नहीं राजेश सर, 2 चीजें क्विकली, समय खत्म हो गया है। एक तो आईटीसी पे फ्रेश 12 मंथ के प्राइस टारगेट्स, और दूसरे जिन के आपने लॉस बुक कराए, एक ऐसा स्टॉक जहां पे पैसा डाला जाए। अब देखिए अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो पहली पसंद हमारी इस वक्त रिलायंस की रहेगी। वहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ हैं डीमर्जर की कह लीजिए, या उनके जो वर्टिकल्स हैं उनके परफॉर्मेंस की, वहाँ रहनी चाहिए। दूसरी एचडीएफसी बैंक, ये 2 लार्ज कैप में रहेंगे। मिड कैप में कोई को देखना हो तो जिस तरीका की एलोकेशन केपेक्स पे हुआ है 10 लाख करोड़ का बजट में, उसे देखते हुए मुझे लगता है कुछ सीमेंट कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें डालमिया भारत मिड कैप साइड में अच्छी रहेगी। इवन ग्रासिम पे ध्यान दिया जा सकता है, बहुत ऊपर के लेवल से टूट गया। ये सारे स्टॉक मैं दोबारा दोहरा दूं, बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन के मोड में है, कम से कम 9 से 12 महीने के टारगेट के साथ, टाइम होराइजन के साथ ही खरीदें। 9 से 12 महीने का कम से कम टाइम होराइजन, जल्दी क्या है, पैसा बनने लंबी अवधि में तो रखें ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि राजेश सर ने कह दिया है तो प्लीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो आप लोग किसी एक और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से भी व्यू ले लीजिएगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जैसे निफ्टी 50 की बढ़िया कंपनीज, इनमें दाव लगाइए, इनमें पैसा अपना चैनलाइज करिए, ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी। समय खत्म हो गया, नहीं तो शहजादे पे रिव्यू लेना था राजेश सर से मुझे, अब मुश्किल हो गया है। आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और राजेश सर बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद।
ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि KEC की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि KEC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संगुलम, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए सप्लाई किए गए हैं। तो KEC इंटरनेशनल यानी कि कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहाँ से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ, और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी, और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना, और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी फ्लैट है, लेकिन थोड़ी सी तस्वीर आगे बिगड़ी हुई सी नजर आएगी। निफ्टी बैंक फिर से दबाव में, इस समय आधे % की कमजोरी और धीरे धीरे कमजोरी बढ़ रही है। और ऐसे ही मिड कैप्स में भी, ब्रॉडर मार्केट्स भी थोड़े सा पेन में आते हुए, ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई इस समय नजर आएगी। चलिए, आज के सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। नमस्कार।
हो या स्टील